नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं अपने सब्जेक्ट से हट करके किसी चीज़ पर बात करना चाहता हूँ और अच्छा है आपने ही पूछ लिया। मैं कुछ दिन से इसी विचार में, इसी उधेड़-बुन में था कि मैं किस पार्टी को वोट दूंगा, और एक कमेंट में भी आपने पूछा है कि किस पार्टी को वोट देना चाहिए। मुझे माफ़ करिएगा, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता नहीं था। अभी रिसेंटली जब मैंने ध्रुव राठी का वीडियो देखा जिसमें उन्होंने डिक्टेटरशिप वाली बात की है, तो मैं मजबूर हो गया इस मुद्दे पर सोचने के लिए। तो जैसी मेरी आदत है, मैं किताबों के ज़रिए दुनिया को समझने की कोशिश करता हूँ, डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने 2 किताबें खोजी और मुझे लगता है कि हर किसी को ये 2 किताबें पढ़नी चाहिए। इसमें से एक तो है हाउ टू लूज़ अ कंट्री, द 7 स्टेप्स फ्रॉम डेमोक्रेसी टू डिक्टेटरशिप, कि कैसे आप अपने देश को 7 स्टेप्स में खो सकते हैं, हार सकते हैं डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ। इसे लिखा है एस तमिल कुरान। एक मैम हैं, जर्नलिस्ट हैं और एकदम बेबाक हैं, डरती नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरी किताब है हाउ टू स्टैंड अप टू अ डिक्टेटर, कि कैसे आप एक डिक्टेटर के सामने खड़े हों। ये एक मरिया रेसा नाम की लेडी हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है अपने काम के लिए। और इन दोनों ही किताबों को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम स्पिरिचुअल रास्ते पर हैं तब भी, और अगर हम नहीं मानते हैं स्पिरिचुअलिटी को तब भी। एक देश हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अपना ओपिनियन दूं कि मैं किसको वोट देने वाला हूं, मैं थोड़ा सा इस बात पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि कैसे एक देश धीरे धीरे डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ जाता है। इसमें जो 7 स्टेप्स दिए गए हैं, मैं चाहता हूं आप इसको मेरे साथ सुने, और जैसे मैं शॉक्ड हो गया, आप भी, मैं चाहता हूं शॉक्ड हों, आपको भी झटका लगे। सबसे पहला स्टेप है अंडरमाइनिंग इंस्टीट्यूशंस। जब भी कोई अथॉरिटेरियन लीडर होता है, कोई ऐसा लीडर जो कि जिसको पावर पसंद है, अथॉरिटी पसंद है, वो कोशिश करता है धीरे धीरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करना। और इसमें आती हैं जुडिशरी सिस्टम, मीडिया, सिविल सोसाइटीज़ और फाइनली इलेक्टोरल सिस्टम। क्योंकि जैसे जैसे ये इम्पॉर्टेंट बॉडीज़, गवर्नमेंट की इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ कमज़ोर होती जाती हैं, तो जो अथॉरिटेरियन लीडर होता है उसकी पावर बढ़ती जाती है। दूसरा स्टेप है अटैकिंग फ्री प्रेस फ्रीडम। जितने भी ऑटोक्रेट्स होते हैं वो लोग टारगेट करते हैं इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट्स को, जर्नलिस्ट्स को। सबसे पहले उनको सेंसर करते हैं, उनको धमकाते हैं और ज़रूरत पड़ी तो उनको जेल में भी डालते हैं। क्योंकि एक आम आदमी को कंट्रोल किया जा सकता है इंफॉर्मेशन के ज़रिए, और ये आज नहीं, आज से कई साल पहले से ये चीज़ होता रहा है। तीसरा है एस्केप गोटिंग एंड डिविजिव रिटोरिक। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप इस परिप्रेक्ष्य में, इस समय जिस तरह की कंडीशन है देश की, उसमें आप इसको समझिए। जो भी अथॉरिटेरियन लीडर्स होते हैं वो एक ऐसी नैरेटिव बनाते हैं कि जितने भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जो लोग भी माइनॉरिटी में हैं, उन्हें हमेशा एस्केप गोट बना दिया जाता है, उनके ऊपर ब्लेम लगा दिया जाता है, उनको गलत साबित कर दिया जाता है। और इस तरह से ये नेता इसकी चिंता नहीं करते हैं कि सोशल कोहेजन, समाज में सामंजस्य बना है कि नहीं, और वो एथनिक, रिलीजियस और नेशनलिस्टिक टेंशन से फ़ायदा उठाते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये जब से अंग्रेज़ थे और उसके भी पहले काल से, जहाँ कहीं पर भी एक आदमी 2 लोगों को डिवाइड करके अपनी पावर को इस्टेब्लिश करना चाहता है, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज़ों के ज़माने की स्ट्रैटेजी थी इंडिया पे राज करने की, वो सभी लोग यूज़ करते हैं। हर देश का अथॉरिटेरियन लीडर यूज़ करता है। इसको कहते हैं एस्केप गोटिंग एंड डिविजिव रेटोरिक। मतलब 2 लोगों के बीच में दुश्मनी करिए, एक को ब्लेम करके। इस तरह से आप समाज को कभी भी एकजुट होने न दें, शांति से पीसफुली रहने न दें। चौथा तरीका है डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में ट्रांसफॉर्म करने का, अंडरमाइनिंग इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। जितने भी ऑटोक्रेट्स होते हैं, मतलब जो डिक्टेटर्स होते हैं, वो लोग इलेक्टोरल प्रोसेस को मैनिपुलेट करते हैं, वोटर्स को सप्रेस करके वो लोग इलेक्शंस में फ्रॉड करते हैं। अभी मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ, बिल्कुल नहीं देखता हूँ, बट रिसेंटली 2 दिन से मैंने देखना शुरू किया है कुछ वीडियोस को, और उससे थोड़ा थोड़ा पिक्चर बनना शुरू हुई है मेरे दिमाग में आसपास की पॉलिटिकल सिस्टम का। और मुझे लगता है मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। 5वां है अंडरमाइनिंग रूल ऑफ लॉ। बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से माना जाना चाहिए, उसको ये लोग बाईपास करना शुरू कर देते हैं।
इस तरह से इनके ऊपर जो भी लीगल कंस्ट्रेंट्स हैं, लीगल बाउंड्रेशंस हैं, उसको ये सर्कमवेंट करना शुरू कर देते हैं और ख़ुद को अनचेक्ड पावर्स देते हैं, ऐसी पावर देते हैं जैसे कि कोई उनको रोकथाम न कर सके। और इस तरह से जैसे जैसे एक इंसान की पावर बढ़ती जाती है तो बाकी सब की इंडिविजुअल राइट्स और डेमोक्रेसी का जो फाउंडेशन है उसके अंदर में दीमक लग जाता है। इसकी शुरुआत होती है जब आप रूल ऑफ लॉ, जो भी नियम और कानून बनाए गए हैं एक देश के लिए, सबके लिए बनाए गए हैं, उसको जब एक इंसान या एक पार्टी अंडरमाइन करना शुरू करती है। छठा है कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ऑटोक्रेट्स या डिक्टेटर्स अपनी पर्सनैलिटी के चारों तरफ एक कल्ट बनाते हैं। वो ख़ुद को एक मजबूत ताकतवर लीडर की तरह प्रमोट करते हैं और इस तरह से वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और इंस्टीट्यूशंस को दरकरार करते हैं। और आखिरी तरीका है इंटरनेशनल आइसोलेशन। जो अथॉरिटेरियन लीडर्स होते हैं वो अक्सर कोशिश करते हैं कि उनका देश इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ से आइसोलेट हो जाए, अलग हो जाए, ताकि उनके ऊपर जो भी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उसको फॉलो ना करना पड़े। और इसके साथ साथ वो लोग ये भी पसंद करते हैं कि दूसरे तानाशाहों के साथ, दूसरे डिक्टेटर्स के साथ में उनकी दोस्ती हो जाए ताकि वो आप पर राज कर सकें। तो ये 7 चीज़ें जब मैंने पढ़ी, अंडरमाइनिंग इंस्टीट्यूशंस, attacking free press, scapegoating and divisive rhetoric, undermining electoral integrity, undermining rule of law, cult of personality and international isolation, मैं शॉक्ड हो गया दोस्तों। क्यों शॉक्ड हो गया आप भी अच्छे से जानते हैं। मैंने आज तक कभी डेमोक्रेसी को या पॉलिटिक्स को इतनी गहराई से देखा नहीं था। ऐसा लगा जब मेरे आँख के सामने से पर्दा हट गया। मुझे याद है लास्ट मैंने इलेक्शन के बारे में तब थोड़ा बहुत पढ़ा था जब मैं काफ़ी छोटा था। 1984 में लोकसभा के इलेक्शन में अमिताभ बच्चन जी ने कॉन्टेस्ट किया था इलाहाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी से उत्तर प्रदेश में, और उस समय उनके मेन ओपोनेंट थे HN बहुगुणा। मुझे इसलिए याद है क्योंकि दोस्तों उस समय अमिताभ बच्चन जी का बहुत बड़ा फ़ैन था। काफ़ी अच्छी मार्जिन से बच्चन जी इलेक्शन जीते थे। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद जब उनका नाम कंट्रोवर्सी में आने लगा बोफोर्स स्कैंडल में, तब उनका मन पॉलिटिक्स से उठ गया और फिर फिल्मों में वापस आ गए। आज मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा अरुण गोविल जी का, बहुत ही प्यार से वो बता रहे थे किस तरह से इलेक्शन में वो लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उनको अभी किस किस मुद्दे के ऊपर काम करना है इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूँ, एक टीचर हूँ। जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मुझे इसका एहसास होता है कि मुझे क्या करना है अल्ट्रासाउंड में। और जब आप मुझे कॉल करते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं तो मुझे साफ साफ पता होना चाहिए किस मुद्दे पर मुझे क्या बात करनी है, मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ठीक ऐसे ही कोई भी इंसान अगर आपके देश की देखभाल कर रहा है, एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन को रन कर रहा है, तो उसे अपने काम के बारे में पता होना चाहिए। इस सिलसिले में जब मैंने और ज़्यादा गहरे जाने की कोशिश की तो मुझे सबसे समझदार इंसान लगे सोक्रेटिस, जिन्होंने डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, बहुत ही इंटेलिजेंट चीज़ लिखी है। सोक्रेटिस कहा करते थे कि जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम को हम लोग फ़िलहाल फॉलो करते हैं, इलेक्शन वाला सिस्टम जिसमें हर एक इंसान के पास अपना एक वोट है, वो बहुत कारगर नहीं है। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे। वो कहा करते थे एक देश को ऐसे मानो जैसे कि एक बड़ी सी शिप चल रही है और उसको चलाने के लिए जो सेलर चाहिए वो आप किस टाइप के आदमी को चूज़ करेंगे, उसको जिसको मेजॉरिटी चूज़ करती है या उसको जिसको अपना काम आता है। अब बहुत बार मेजॉरिटी जो चूज़ करती है वो प्रमोशन के आधार पर, ब्रांडिंग के आधार पर चूज़ करती है। जैसे जब हम एक फिल्म स्टार को नेता बनाते हैं तो हम ऑब्वियसली उसको टीवी स्क्रीन पे देखते हैं जिसमें उसको केवल एक्टिंग करने का तजुर्बा है, उसको देश को रन करने का कोई तजुर्बा नहीं है। तो सोक्रेटिस कहते हैं कि ऐसी कंडीशन में हमेशा अक्सर यही होता है कि जो मेजॉरिटी होते हैं वो माइनॉरिटी के ऊपर टायरनी करते हैं, वो दबा देते हैं। सोक्रेटिस ने अपनी लिखी हुई किताब द रिपब्लिक में एक आइडिया प्रपोज किया है जिसका नाम था स्पेशलिस्ट ग्रुप। और वो कहते हैं जो आइडियल देश होगा या सिटी होगा उसको रन करने के लिए फिलोसोफर किंग्स होंगे, जिसके अंदर में विजडम होगी और नॉलेज होगी और जो जस्टिस और वर्च्यूज़ के ट्रू नेचर को समझेगा। और वो कहा करते थे कि हर एक सोसाइटी में से कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनको वोट करने का राइट मिलना चाहिए जब वो काफ़ी हद तक अपने काम में स्पेशलिस्ट हो चुके हैं। देखिए, एक घर में एक सिंपल से घर की बात अगर करें तो घर को रन करने का जिम्मा हम उसको देते हैं जो नौकरी करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है। घर में अगर 5 बच्चे हों लेकिन 2 ही माँ बाप हों, फिर भी 2 माँ बाप मिलकर के घर को चलाते हैं। और उन 5 बच्चों में से जो बच्चा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको ऑटोमेटिकली घर को चलाने की जिम्मेदारी मिल जाती है। लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक्सपीरियंस हो गए हैं, नॉलेजेबल हो चुके हैं।
ठीक यही चीज़ सोक्रेटिस प्रपोज करते हैं डेमोक्रेसी में भी। बहुत ही नया पर्सपेक्टिव मिला है। आज तक मैं अपने आप को मानता था कि मैं एक नागरिक हूँ और मेरे पास वोट करने का अधिकार है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास नॉलेज है और मैं सही कैंडिडेट को चूज़ कर सकता हूँ। लेकिन आपको पता है किसी भी इंसान को वोट देने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज़ को फॉलो करना चाहिए, कैसे डिसाइड करना चाहिए कि वो किसको वोट करे। अगर आप सही तरीके से वोट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रिसर्च करना चाहिए उस कैंडिडेट का बैकग्राउंड, उसकी क्वालिफिकेशन, वो किस मुद्दे को लेकर के इलेक्शन लड़ रहा है, ताकि आप सरफेस के बियॉन्ड जा सकें, गहराई में उसकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को समझ सकें। दूसरा, आपको उसकी पॉलिसीज़ को इवैल्यूएट करना होगा, चाहे वो उसको बाद में लागू कर सके चाहे ना कर सके, बट एटलीस्ट वो जिस चीज़ को लेकर आना चाहता है, जो पॉलिसीज़ लाना चाहता है, उसको अच्छे से इवैल्यूएट कर सकें। तीसरा, उस आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड। आप किसी ऐसे आदमी से अपना ऑपरेशन नहीं कराना चाहेंगे जिसने पहले एक भी ऑपरेशन नहीं किया या जिसके मरीज़ पहले ठीक नहीं हुए। तो ठीक ऐसे ही हमें अपने पॉलिटिशियंस का भी ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। चौथा, उसके कैरेक्टर और इंटीग्रिटी। अब हम लोग छोटी सी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जाते हैं तो हमें एनओसी चाहिए होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो हमें कम से कम अपने होने वाले नेताओं की कैरेक्टर और इंटीग्रिटी चेक करना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको प्रॉपरली स्टडी करनी चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए इससे पहले कि आपको किसी को वोट करने के लिए अधिकार मिले। खैर, इस तरह की सिस्टम को आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि किस पार्टी को वोट करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको किसी ऐसी पार्टी को वोट करिए जो कुछ नया करे। मुझे पता है ये चीज़ बोलने में और सुनने में जितनी आसान है, वो चीज़ करने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक इंसान जब पावर में आता है तो धीमे धीमे पावर उसको क्रिपल कर देती है, कमज़ोर कर देती है। मैं एक स्पिरिचुअल टीचर हूँ। मेरा काम है आपको ये याद दिलाना कि आप अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम और अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्राइमरी मानिए। देश हमसे बना है, हम और आपसे। तो अगर हम अपने आप को एजुकेट करते हैं, एम्पावर करते हैं, तो देश भी एम्पावर्ड होता है। कृष्णमूर्ति कहा करते थे कि हम मानते हैं कि जैसी सोसाइटी होती है वैसे हम हो जाते हैं, लेकिन वो कहा करते थे कि जैसे आप होते हैं धीरे धीरे वैसी सोसाइटी हो जाती है। दोस्तों, नॉलेज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो। अगर आप बीमार हैं तो आपको सही दवाई का नॉलेज होना चाहिए आपके डॉक्टर को। आप इंजीनियर हैं तो आपको पता होना चाहिए आपकी फील्ड के बारे में, तभी आप सही ब्रिजेस बना सकते हैं। और ये नॉलेज आप दूसरों को दे नहीं सकते, आप केवल खुद के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। जब मैंने डिसीजन मेकिंग की सीरीज़ बनाना शुरू किया था, यही सोच करके किया था कि मैं किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो मुझे बताए कि क्या सही है। तो मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको किसको वोट करना चाहिए, हाँ, लेकिन ये ज़रूर बता सकता हूँ जो आंखों को दिखता है उसके परे देखना होगा हमको। और जैसा किसी ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को चेंज करते रहना चाहिए, गवर्नमेंट बदलती रहनी चाहिए, जैसे डायपर्स को बदलते रहते हैं, और दोनों का सेम रीज़न है, दोनों गंदे हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो नए लोग आएंगे वो पुरानों से बेहतर होंगे, लेकिन सफाई होती रहनी चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों, कैसे आप सही तरीके से सोच सकें, थिंक स्ट्रेट के नाम से हम लोगों ने dkbrains.com पे एक सीरीज़ बनाई है, आप उसको देखिए। और मुझे लगता है कि हर एक इंसान को एक स्पिरिचुअल बेस होना चाहिए, हर एक इंसान को। मेरा सपना है इस देश में 100 मिलियन ज़नोगीज़ होने चाहिए, तो उसकी शुरुआत दोस्तों आपसे होगी। मैं तो शॉक्ड हो गया, आप भी पढ़िएगा, बहुत ही कमाल की बुक है। आपकी फ्रीडम आपके हाथ में है, आपका देश आपके हाथ में है। ठीक है, नमस्कार।